नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का मोशन एंड वेक्टर या फिर वेक्टर एंड मोशन वाला चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 जो हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर को कवर किए हैं, उसी तरह पार्ट 2 में जो है हम लोग आज मोशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मोशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मोशन को समझेंगे। इस चैप्टर को हिंदी में हम लोग क्या जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? सदिश एवं गति। ठीक है, तो सबसे पहला बात आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं मोशन, यानी गति किसको कहेंगे हम, है कि नहीं? गति हम किसको कहेंगे, उस चीज को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गति को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट, है कि नहीं? रेफरेंस पॉइंट मींस एक वैसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके आधार पर, जिसके सापेक्ष में हम लोग किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है, उसका हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पेड़ है कि नहीं? हमारे पास एक पेड़ है, यहां पर एक पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ से कोई एक वस्तु है, इस पेड़ से कोई एक वस्तु है जो कि मान लेते हैं अभी वो 2 मीटर की दूरी पर है। यहां पर कोई एक वस्तु A है जो कि 2 मीटर की दूरी पर है, कोई ऑब्जेक्ट A है जो कि 2 मीटर की दूरी पर है। कुछ समय के बाद ये वस्तु जो है यहां पर आ जाता है कि नहीं? मान लेते हैं कि T समय के बाद वो वस्तु यहां पर आ जाता है और इस पेड़ से इसका जो दूरी होता है वो 5 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 मीटर हो जाता है कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो वस्तु है जो कि इस पेड़ से 2 मीटर की दूरी पर था, तो वो 5 मीटर की दूरी पर आ गया। अब T समय के बाद जब हम देख रहे हैं तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ, है कि नहीं? तो ये जिस माध्यम से संभव हुआ उसी चीज को हम लोग बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे? उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। उसी को हम लोग गति के नाम से जानेंगे। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन किया, मींस मोशन के कारण ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, गति किया। ये जो ऑब्जेक्ट है वो गति के कारण यहां से यहां पहुंचा, है कि नहीं? तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पेड़ से इस ऑब्जेक्ट का दूरी 2 मीटर था, कुछ समय के बाद 5 मीटर हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि समय के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में जब किसी वस्तु का जो स्थिति में जब बदलाव आता है तो उसी को हम लोग गति के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि when a body changes its position with respect to time, then it is said to be in rest, then it is said to be in motion। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब कोई एक वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति में बदलाव लाता हो, उसके स्थिति में कोई बदलाव आता हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि when a body changes its position with respect to time then it is said to be in motion। ठीक है, अब इसी पर एक बात आता है जो कि बात आता है रेस्ट का। रेस्ट का क्या होता है? रेस्ट को हम लोग विराम बोलते हैं।
है ना। रेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। जस्ट इसी का उल्टा, जब किसी भी वस्तु में उसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता हो, समय के सापेक्ष में किसी वस्तु में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है कि नहीं? वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि when a body does not change its position with respect to time, then it is said to be in rest, है कि नहीं? अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो मोशन का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मूविंग कार, चलता हुआ कोई एक कार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन में है, ऐसा बोलेंगे। अगर हम लोग रेस्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो अ ट्री, एक पेड़ जो कि कहीं पर खड़ा है कि नहीं? पेड़ जो है वो मोशन नहीं करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है? वो एक विराम अवस्था में है। ए ट्री, कहीं भी एक पेड़ अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो पेड़ जो है वो चल नहीं सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक विराम अवस्था में है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या समझे? हम लोग समझे रेस्ट एंड मोशन। अगर किसी भी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष में कोई बदलाव आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो गति में है, और समय के सापेक्ष में अगर किसी भी वस्तु के स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे विराम अवस्था में है। ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन का। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन का। कितने टाइप्स का मोशन होता है और हम लोगों को अभी कौन कौन सा टाइप्स का जो मोशन है उसको पढ़ना है। गति के प्रकार और हम लोग कितना गति के प्रकार को अभी पढ़ने वाले हैं, उस चीज पर हम लोग अभी बात करेंगे। अभी देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन का बात करें तो हम लोग मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा 1 डायमेंशनल मोशन, है कि नहीं? वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद होगा 2 डायमेंशनल मोशन, और उसके बाद होगा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो हम लोग अभी 3 डायमेंशन का मोशन का बात करेंगे। सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा जो है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा जो है 3 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन हम लोग किसको बोलेंगे? तो जब हम लोग कल के लेक्चर में, कल का लेक्चर जो था, जिस लास्ट लेक्चर जो फिजिक्स का हम लोग किए थे, उसमें हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग वहां पर एक बात किए थे ऑर्थोगोनल वेक्टर का बात किए थे। ऐसा बात किए थे, मीन्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है,
एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो आई कैप था, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो जे कैप था, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो के कैप था। इस चीज को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अभी हम अगर हम लोग बात करें अगर वन डायमेंशनल मोशन उसको बोलेंगे जिसमें हम लोगों को किसी एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़े, किसी एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़े, जिस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वन कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़े, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड, है कि नहीं। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं एक्स और वाई और जेड, है कि नहीं। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वन डायमेंशनल मोशन वैसा मोशन है जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक एक्सिस को एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ता है। मींस हम लोग जो मोशन करते हैं वो किसी एक एक्सिस में करते हैं, या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या फिर हम लोग जेड एक्सिस में, है कि नहीं। तो अगर हम किसी एक एक्सिस में मोशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग लेना चाहें तो वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, 2D टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जिस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़े, आइदर एक्स एंड वाई, है ना, वाई एंड जेड, और जेड एंड एक्स। यानी हमको वैसा मोशन जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़े, दो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़े, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर टू डायमेंशनल मोशन का अगर एग्जांपल देखना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, किसी एक प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। A car moving on a straight road। एक कार जो है सीधा रोड में अगर चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। यहां पर मोशन इन अ प्लेन का अगर एग्जांपल ले तो हम लोग लिख सकते हैं एन एंट मूविंग on the surface of a टेबल। किसी एक टेबल के सरफेस में अगर चींटी चल रहा है तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको टू डायमेंशनल, दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं, आइदर एक्स और वाई, वाई या जेड, या फिर हम लोग जेड एक्स, है कि नहीं। यानी एक्स और वाई, वाई और जेड और एक्स, दो एक्सिस का हम लोग को एक साथ जरूरत पड़ेगा उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन की ओर। तो थ्री डायमेंशनल मोशन वो मोशन होगा जिसमें हम लोगों को एक्स, वाई और जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट का जहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, है कि नहीं। उसके लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मोशन इन स्पेस। स्पेस में अगर कोई भी फ्री स्पेस में
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि अगर किसी एक गैस सिलेंडर में कोई एक गैस का कण जो है, गैस का पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है कि नहीं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो अ पार्टिकल ऑफ गैस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अ पार्टिकल ऑफ गैस इज मूविंग randomly inside a cylinder। किसी एक गैस सिलेंडर के अंदर किसी एक गैस कण का, गैस के पार्टिकल का अगर मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या करता है, वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, जिग-जैग, है कि नहीं, जिग-जैग, इधर से उधर, दाएं बाएं, ऐसे ऐसे जो है वो मोशन करते रहता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग यहाँ पर मोशन का कितना टाइप देखें, 3 टाइप देखें। सबसे पहला टाइप देखें 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा टाइप देखें 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा टाइप देखें 3 डायमेंशनल मोशन। जिस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को x या फिर y या फिर z किसी एक कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़े तो उसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। उसका एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन है, जैसे कि कोई एक कार कोई एक स्ट्रेट रोड में चल रहा हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जहां पर हम लोगों को किसी एक प्लेन का बात करना पड़े, जहां की x या y या z या x, इस टाइप का 2 कोऑर्डिनेट को हम लोग को यूज करना पड़े उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और उसका एग्जांपल क्या है, मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि कोई एक चींटी किसी एक टेबल के सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायमेंशनल मोशन का यूज करना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल मोशन मतलब x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट को एक साथ हम लोग को यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए जो हम लोग एग्जांपल बोले हैं क्या, मोशन इन अ स्पेस। किसी एक फ्री स्पेस में अगर कोई मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर उसको हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए कि कोई एक गैस का पार्टिकल गैस सिलेंडर के अंदर रैंडमली जो है वो मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को 3 डायमेंशनल मोशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सारा कुछ क्लियर है, इतना सारा कुछ क्लियर है, तो बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग जो है फर्दर हम लोग जो है 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने वाले हैं। और अभी जो है हम लोगों को 1 डायमेंशनल मोशन पर ही हम लोग जो है आगे का बात को करेंगे। तो 1 डायमेंशनल में सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले हम लोग को समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को समझना है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, इस चीज को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट कोई एक बॉडी जो है वो A है, जो इस पॉइंट A से मीन्स पॉइंट A से जो है कोई एक बॉडी है जो इस पॉइंट A से चलना चालू करता है ना, और ये पॉइंट B में जाकर रुक जाता है, ये पॉइंट B में जाके रुक जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है वो बॉडी फिर से यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, अपना लेफ्ट टर्न लेता है, और ये बॉडी जो है फिर से इस पॉइंट B से चलना चालू करता है और वो पॉइंट C पे जाकर कहीं रुक जाता है, पॉइंट C पर कहीं जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सपोज दैट ये बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B तक चला, तो यहां पर 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो तय किया, ठीक है। 5 मीटर का डिस्टेंस को वो तय किया, ठीक है। और यहां पर जो ये बॉडी है ये 3 मीटर का जो डिस्टेंस को
तय किया, मतलब B से C तक जाने के लिए वो जो है कितना डिस्टेंस को तय किया, 3 मीटर का डिस्टेंस को तय किया। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी 5 मीटर था और यहां से यहां तक का दूरी कितना था, 3 मीटर था। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये बॉडी जो है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 और 3, 5 प्लस 3 यानी 8 मीटर, है कि नहीं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है कि नहीं। द एक्चुअल पाथ covered by a body is known as distance, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है उसी को जो है हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूरी बोल रहे हैं, है कि नहीं। एक्चुअल पाथ कहने का मतलब जिस रास्ते को वो फॉलो किया है, जो रास्ता का जो लंबाई है उसी चीज को हम लोग दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रास्ता का जो लंबाई है उसी को हम लोग दूरी के नाम से जानते हैं। तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, कहीं कहीं पाथ के जगह पाथ लेंथ भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोग को, तो वो भी सही है। ठीक है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये बॉडी जो है यहां से ए से चलना चालू किया, बी तक गया, बी से सी तक गया, है ना, ये तो दूरी हो गया। लेकिन अब इसका विस्थापन अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन जो है ए से सी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी, जिस रास्ते से ए से सी तक का जो सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the initial to the final position is known as displacement। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन मतलब क्या, प्रारंभिक बिंदु ये है, ए से हम लोग शुरुआत किए थे, और ये सी क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। ठीक है, तो फाइनल मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी का जो रास्ता होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट का, तो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट जो है, एसआई मात्रक जो है वो क्या है, वो मीटर है। डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई मात्रक क्या है, वो मीटर है।
तो दोनों में फर्क क्या है फिर? तो दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, है ना। डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर, है ना, मीटर। और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए हम यहां पर यूज किए हैं वर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। मतलब हम लोग ट्रायंगल लॉ कल का लेक्चर में पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि अगर ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, तो उसका ऑपोजिट ऑर्डर में क्या देगा? हम लोग को इस दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा? समेशन मिलेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बताएगा? डायरेक्शन भी तो बताएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बोले द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, तो बिटवीन का मतलब क्या हो गया? ये ए से सी भी हो सकता है और सी से ए भी हो सकता है, बिटवीन का मतलब। लेकिन हम लोगों को क्या बताना है? हम लोग को बताना है कि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ए से सी के दिशा में, डायरेक्शन में हुआ है कि नहीं, इस डायरेक्शन में हुआ है ना। मतलब फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, है कि नहीं, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। इसीलिए हम लोग यहां पर वर्ड का यूज किए हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दोनों का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, वो क्या है? वो दोनों का सेम है, जो कि मीटर है। डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को, दूरी को या विस्थापन को हम लोग एक ही एसआई मात्रक का इस्तेमाल करके हम लोग नापने का, मापन का काम करेंगे, है कि नहीं। तो दोनों को हम लोग मीटर में ही जो है मापने का काम करेंगे, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग मूव करें, अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग मूव करें। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? चलिए तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारे पास जो बात आता है वो बात आता है स्पीड। एक कॉन्सेप्ट है स्पीड और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है स्पीड और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है स्पीड और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी। स्पीड को जो है हम लोग हिंदी में चाल बोलेंगे और वेलोसिटी को जो हम लोग हिंदी में वेग बोलेंगे, ठीक है। हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, और स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है किसी भी बॉडी का, स्पीड जो होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां पर आपको ये शब्द से ही पता चल गया होगा, है ना, कि यहां पर एक डिस्टेंस वर्ड का यूज हो रहा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज हो रहा है कि नहीं। तो स्पीड का अगर हम लोग बात करें तो स्पीड को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो हम लोग को स्पीड लिखना होगा डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम,
है कि नहीं। और अगर हम लोग को वेलोसिटी बराबर लिखना होगा, वेलोसिटी बराबर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है कि नहीं। मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम हम लोग स्पीड बोलेंगे, चाल बोलेंगे उसको, कितने समय में कितना दूरी को तय किया गया उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। और कितने समय में कितना विस्थापन को तय किया गया उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, है कि नहीं। वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, और स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। अभी देखिए स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है उसी तरह वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है। जिस तरह यहाँ पर डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं देखे थे, उसी तरह जो है स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका अगर स्पीड का एसआई यूनिट का बात करें, एसआई मात्रक का बात करें, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो गया, है कि नहीं। उसी तरह अगर वेलोसिटी का हम लोग ऐसा यूनिट का बात करें तो इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर बताना होगा कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ये जो है वेलोसिटी होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब जो यहां पर एक बात आता है वो बात आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अगर हम लोग किसी भी बॉडी का निकालना चाहेंगे, कोई एक बॉडी है जो अलग अलग समय पर अलग अलग डिस्टेंस को, मीन्स अलग अलग दूरी को तय कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, कोई एक जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मिनट में कभी 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। उसके अगले 5 मिनट में कभी वो 25 मीटर तक दूरी को तय कर रहा है, उसके अगले 5 मिनट में जो है वो 20 मीटर की दूरी को तय कर रहा है। तो इस तरह जब अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी को जब कोई बॉडी तय करता है तो वहां पर हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कवर किया वो बॉडी, वो अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम जो है जितना वो समय लिया उस पूरे दूरी को तय करने में, वो समय और जितना वो टोटल दूरी को तय किया, वो दूरी जो है उसको अगर हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है ना, समय, दूरी से समय को अगर हम भाग दे देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर कर देते हैं, तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी उसी तरह होगा, है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी उसी तरह होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए, एवरेज वेलोसिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब बात आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब बात जो आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड,
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी बॉडी का स्पीड है कि नहीं, मतलब क्या कि गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस बॉडी का जो है क्या स्पीड है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी जो है वो चल रहा है कि नहीं, कोई एक बॉडी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो अब मान लो कि कोई एक बॉडी जो है वो चलना स्टार्ट किया, है कि नहीं, चलना क्या किया, स्टार्ट किया। तो चलना स्टार्ट किया तो उस समय तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक जो चाल होगा उसका, वो क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग जो होगा या फिर प्रारंभिक चाल जो होगा वो क्या होगा, वो तो जीरो होगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो चलना तय किया, मींस चलना वो शुरू किया, है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो चल रहा था तो 5वां सेकंड में उसका स्पीड कितना था। जब वो बॉडी चलना शुरू किया तो 5वां सेकंड में उस बॉडी का जो है स्पीड, चाल जो है उस 5वें सेकंड में क्या था, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उसी इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ds/dt से, ds/dt से। ds बोले तो स्मॉल टाइम और dt बोले तो स्मॉल टाइम, सॉरी, ds बोले तो स्मॉल डिस्टेंस और dt बोले तो स्मॉल टाइम, है कि नहीं। हियर ये जो t है, लिमिट डेल्टा t टेल्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेल्स टू जीरो। कहने का मतलब है कि ये t जो है, ये t का जो वैल्यू है यहाँ पर एकदम मिस टेल्स टू जीरो है, मिस जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के जस्ट बराबर है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस बॉडी का जो स्पीड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है कि नहीं। और अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का काम करेंगे तो हम लोग यहां पर उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से यहां पर s से रिप्रेजेंट कर दिए, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dr वेक्टर अपॉन dt। r वेक्टर कहने का मतलब क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस बॉडी का, है कि नहीं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट टाइम में जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर भी लिमिट डेल्टा t टेल्स टू जीरो आप बोल सकते हैं, मतलब जो t का जो वैल्यू है वो क्या है, वो टेल्स टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है लेकिन टेल्स टू जीरो है, टेल्स टू जीरो है। उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है कि नहीं। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी एक बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इतना सारा चीज समझ में आ गया आप लोग को। यह कॉन्सेप्ट था स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। ये जो कॉन्सेप्ट था ये था स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और भी है जिस चीज को हम बताना चाहेंगे, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे अगला कॉन्सेप्ट। मतलब इतना सारा चीज क्लियर है, स्पीड और वेलोसिटी का जो अभी जितना चीज हम बताएं, ये 4-5 पॉइंट जो हम बताएं, ये सारा कुछ क्लियर है। ये सारा कुछ क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे और स्पीड और वेलोसिटी का कुछ और पॉइंट्स जो हम बताएंगे वो आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े हम। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको
समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म जो है आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई टर्म आपको अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप वहाँ पर चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़े आगे चलिए। अभी देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि इतना दूरी को तय करना है उसको, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि इस आधे दूरी को वो v1 स्पीड से कवर करता है और इस आधे दूरी को वो v2 स्पीड से कवर करता है। इस आधे दूरी को v1 स्पीड से अगर वो कवर करता है और आधे दूरी को v2 स्पीड से वो कवर करता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लिए। अब हम बोल रहे हैं इस कंडीशन में अगर हम एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे, एवरेज स्पीड का अगर बात करेंगे, एवरेज स्पीड का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हम लोग न्यूमेरिकल्स के दरमियान ये सारा चीज को यूज करेंगे, इसीलिए ये सब चीज हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दरमियान जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक बॉडी है जिसको इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और इसको अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सपोज दैट वो एक बॉडी जो है इस डिस्टेंस को a स्पीड से कवर किया, इसको b से और इसको c से। मतलब a स्पीड में इतना दूरी चला, b स्पीड में इतना दूरी चला और c स्पीड में उतना दूरी को चला, और ये तीनों जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगा, इस चीज को हम लोग बोलेंगे, इस चीज को हम लोग किस तरह से बोलेंगे, एवरेज स्पीड को 3 इंटू a इंटू b इंटू c बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी एक डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अगर 3 अलग अलग स्पीड से कोई बॉडी उसको ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन में हम लोग एवरेज स्पीड को इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से अगर वेलोसिटी का बात करें हम लोग, अगर कोई एक बॉडी है जिसको हम लोग इतना दूरी को उसको तय करना है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट को वो क्या करना है, तय करना है। सपोज दैट इतना जो डिस्प्लेसमेंट है, हाफ डिस्प्लेसमेंट को v1 वेलोसिटी से और हाफ डिस्प्लेसमेंट को v2 वेलोसिटी से वो क्या करता है, ट्रेवल करता है कि नहीं। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग निकालेंगे वो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये हाफ है ना, ये हाफ है, ये 1/3 है, 1/3। ठीक है, ये हाफ है, हाफ। ठीक है, हाफ हाफ हाफ। अब जो है अगर वेलोसिटी का बात करें, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी जो है वो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए एंड v2 वेलोसिटी फॉर t2 टाइम के लिए, है कि नहीं। अगर v1 वेलोसिटी फॉर t1 टाइम एंड v2 वेलोसिटी फॉर t2 टाइम, तब इसका जो है एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे v1 t1
प्लस v2t2 अपॉन t1 प्लस t2, है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस निकलेगा, टोटल टाइम मतलब दोनों में जितना समय लगा, टोटल डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस और एक डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह यहां पर भी हो रहा है कि नहीं। यहां पर एवरेज स्पीड मतलब क्या, ए बी और सी, है कि नहीं। तो ए बी सी जो है उसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है ये टोटल टाइम होगा, ये टोटल टाइम मीन्स टोटल टाइम नीचे वाला और ये टोटल डिस्टेंस हो गया। उसी तरह यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया और ये टोटल टाइम हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके जो है इस चीज को किए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं स्पीड और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर है। अगर किसी को कोई तरह का समस्या है, कोई तरह का स्टेप समझ में नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप चैट बॉक्स में बेशक बेहिचक लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़े हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग। चलिए, अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन। जिसको हम लोग हिंदी से त्वरण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हम लोग क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हम लोग कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम लोग बोले स्पीड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को मींस हम लोग पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं उसको हम लोग बोले वेलोसिटी। अब हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। और एक्सेलरेशन को जो है हम लोग मैथमेटिकली उसको लिख पाएंगे क्या, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग यहाँ पर दिखाएगा। ये डेल्टा जो है रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर जो है हम लोग एरो का सिंबल लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो और एक्सेलरेशन को जो है हम लोग इस सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो है डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट मतलब ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम लोगों को नेगेटिव मिल जा रहा है, अगर a का जो वैल्यू है वो हम लोगों को नेगेटिव मिल जा रहा है कि नहीं, नेगेटिव मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक नाम है रिटार्डेशन, एक नाम है रिटार्डेशन, और दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन।
और कभी कभी इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और कभी कभी इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है नेगेटिव आ जा रहा है तो हम लोग उसको रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? त्वरण क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग जो है समय के सापेक्ष में किस तरह से बदल रहा है किसी भी बॉडी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है क्या समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह से डाउट, कोई भी तरह का परेशानी आपको, अगर किसी भी स्टेप में कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में बेहिचक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करें हम लोग। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, है कि नहीं? क्या? गति के समीकरण। अगर कोई एक बॉडी जो है चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक जो चाल होगा, वेग होगा, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे, और जो वो अंतिम बिंदु जहां पर वो चल रहा होगा या अंतिम बिंदु का जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। जो चेंज इन वेलोसिटी होगा चलने के दरमियान, उसको हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। जो समय उस पर लगेगा, कोई दूरी अगर वो तय कर रहा है तो उसको हम लोग जो है क्या डिस्टेंस के नाम से जानेंगे, और जो समय लगेगा उस दूरी को तय करने में उसको हम लोग टाइम के नाम से जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग दिमाग में रखें और बात करें तो हम लोग देख पाएंगे क्या कि इक्वेशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का अगर हम लोग बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन का अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 3 इक्वेशन जो है मिलेगा। कितना इक्वेशन मिलेगा? 3 इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है वो है u इज इक्वल्स टू v माइनस at, मीन्स v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये सबसे पहला इक्वेशन है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जिसको हम लोग, ये v जो है ये वेलोसिटी बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं, अंतिम वेग। ये जो है u जो है इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, a जो है एक्सेलरेशन को बता रहा है, और t जो है वो टाइम को बता रहा है। इस रिलेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेग समय का जो है रिलेशन है ये। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। यहां पर s जो है, यहां पर जो s है ये डिस्टेंस है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t जो टाइम है, a एक्सेलरेशन है, t अगेन टाइम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। दूरी और समय के साथ क्या संबंध है उस चीज को हम लोग यहां पर दर्शा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, यहां पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, और ये जो s है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से तीन रिलेशन जो है हम लोग देख पाए क्या, और इसी को जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहां पर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, इसको हम लोग वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशंस के स्पेशल केसेस का अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें, स्पेशल केसेस का, अगर हम लोग स्पेशल केसेस का बात करें इन तीनों इक्वेशंस का, तो इन तीनों इक्वेशंस में क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है, कब, जब इसमें कुछ स्पेशल केस लगाया जाए तब। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इक्वेशन ऑफ मोशन आर कन्वर्टेड इनटू, है कि नहीं। अगर जो है, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर स्टार्ट कर रहा है, तो अगर हम लोग पहला स्पेशल केस लगाएं, इफ u इज इक्वल्स टू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग अगर उसका 0 हो गया है, तो ये इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, बदलकर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर ये u जो है वो 0 बन जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, है कि नहीं। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तीनों इक्वेशन को फिर से हम यहां लिख दे रहे हैं। इफ u इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो क्या होगा, अगर जो है u इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो यहां पर v इज इक्वल्स टू, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहां पर बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 80, है ना, u वहां पर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर देखिए u जैसे ही हम 0 पुट करेंगे ये t भी खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहां पर थर्ड इक्वेशन में देखिए u में जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये u वाला टर्म खत्म हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, तो यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, है ना। तो ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, ये थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन बन गया स्पेशल केस नंबर 1 में। इफ u इज इक्वल्स टू व्हाट, इफ u इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को अगर 0 बना दिया जाए तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बदलाव आएगा वो आप वहां पर देख सकते हैं। अगला जो स्पेशल केस है उसमें बोल रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, है ना, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। कहने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो अगर नेगेटिव हो जाए, है कि नहीं। दूसरा स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस, इफ a इज इक्वल्स टू, हम लोग बोले थे ना एक्सेलरेशन जो है वो अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब -a हो जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा यहां पर बदलाव। तो देखिए तब बदलाव जो होगा वो फिर हम लोग देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू a, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, v, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर a के जगह क्या हो जाएगा, -a, है ना। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा,
है कि नहीं। यहां पर माइनस, जैसे ही ए के पास माइनस आएगा तो यहां पर ये बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो दूसरा वाला इक्वेशन बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और तीसरा इक्वेशन, जैसे ही यहां पर ए के जगह माइनस आएगा तो ये तीसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा स्पेशल केस का बात हम किए, है ना। अब जो है अगर हम तीसरा स्पेशल केस का बात करें, इफ द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है कि नहीं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बात किया जाए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर जो है कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा, है कि नहीं, इसका मतलब क्या कि इफ ए इज इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या कि वहां पर वेलोसिटी जो है चेंज ही नहीं हो रहा है। तो चेंज जब वेलोसिटी का हो ही नहीं रहा तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वहां पर जब एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मिस वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वहां पर 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बदलाव आएगा, उस चीज को हम लोगों को अभी देखना है। और उस चीज को देखते हैं, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। देखिए क्योंकि a के जगह जैसे ही हम 0 पुट करेंगे ये t के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी, और a जैसे ही यहां 0 पुट करेंगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा सिर्फ। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी बन जाएगा। और तीसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर a के जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर, है कि नहीं। ये तीन केस जो है हम लोग यहाँ पर तीन स्पेशल केस पढ़े इक्वेशंस ऑफ मोशन का। क्या पढ़े, सबसे पहला स्पेशल केस में हम लोग देखे क्या कि अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो वो इक्वेशंस इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई भी एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसका इक्वेशन में ये बदलाव आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर कोई एक बॉडी जिसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो उसका जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, वो इस टाइप से हो जाएगा, है कि नहीं। यानी जो है हमारे पास तीन जो है बेसिक इक्वेशंस है और जिसके बेसिस में हम लोग तीन स्पेशल केस जो है यहाँ पर देख लिए। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। और थर्ड जो है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है, गति के समीकरण, ये आपको समझ में आ गया। कहीं पर किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो बताएं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे एक और टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस करके आज का लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े हम लोग। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब हम लोग ग्रेविटी के अंदर मोशन का बात करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ जो है वो आता है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी को हम लोग ऊपर की ओर उछाले, है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है ये जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी हाइट, जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, आइदर वो नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो
तो हम लोग वहां पर जो है -g कंसीडर करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वो बॉडी जो है वो क्या होगा, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर कोई एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उसको हम लोग जो है +g वहां पर कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। और h जो है वो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए h जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब कोई बॉडी ऊपर की ओर जा रहा होगा तो -g हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में, और जब वो नीचे की ओर आ रहा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, +g, है कि नहीं। तो इसी को मन में दिमाग में रखते हुए हम लोग 3 मोशन, जिस तरह से हम लोग अभी मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, उसी तरह मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ेंगे, है कि नहीं। और बस कुछ भी नहीं, जो बेसिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे उसी को हम लोग क्या करेंगे, बस बदल देंगे, है कि नहीं। देखिए पहला इक्वेशन हम लोग पढ़े v = u + at, है ना। उसके बाद दूसरा इक्वेशन पढ़े s = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन जो पढ़े हम लोग वो पढ़े v² = u² + 2 × a × s, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं यहां पर हम 3 सेक्शन, 2 सेक्शन और बना रहे हैं ग्रेविटी के लिए, है ना। फॉर अपवर्ड मोशन और दूसरा सेक्शन जो होगा वो फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो फॉर अपवर्ड मोशन में क्या होगा, अपवर्ड मोशन में g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, वो माइनस में होगा, वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग -g लिखेंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा v will be equals to u - gt, ये पहला होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए s will be equals to ut रहेगा और -½ gt² बन जाएगा। अपवर्ड के केस में वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, नेगेटिव है। तीसरा इक्वेशन जो है वो बन जाएगा v² will be equals to u² -2 × g × h। s के जगह क्या हो जाएगा, s के जगह क्या हो जाएगा, यहां पर h हो जाएगा, यहां पर s के जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है कि नहीं। s नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, h होगा। s को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे h से, क्योंकि ये हाइट होगा, जो भी होगा, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। तो ये तीसरा इक्वेशन बन जाएगा यहां पे। उसी तरह जब वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड की ओर आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, v will be equals to u + gt, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा ग्रेविटी के केस में। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, h will be equals to ut + ½ gt², ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा जब वो बॉडी नीचे की ओर गिर रहा होगा, है कि नहीं। और तीसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, v² will be equals to u² + 2 × g × h, ये तीसरा इक्वेशन बन जाएगा जब वो बॉडी नीचे की ओर गिर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी, है कि नहीं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति होगा, मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी मोशन होगा, गति होगा, उसका कारण जो समीकरण बनेगा, गति का जो समीकरण बनेगा वो ऐसा है। जब ऊपर की ओर जा रहा होगा कोई बॉडी, है ना, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब नीचे की ओर आ रहा होगा कोई बॉडी तो हम लोग उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। मोशन वाला पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है।
अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए और कोई क्वेरी या फिर डिटेल्स के लिए आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपका क्लियर है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।